बच्चों को नमस्ते। बच्चों आप लोगों में पढ़ा रहा था हाई स्कूल का क्लास 10th का साइंस पढ़ा रहा था और मैंने सांद्र विलयन और तनु विलयन के बारे में बता दिया था। उसके बाद पीएच के बाद से वीडियो नहीं बन पाई थी, ठीक है ना। तो आज हम टॉपिक लेकर हाजिर हैं कि पीएच स्केल क्या होता है और हमारे लिए उपयोगी क्यों है, ठीक है, क्यों उसका हम यूज करते हैं, इस बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। और एक बात बच्चों, वीडियो अंत तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये, ठीक है ना। केमिस्ट्री का जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हाई स्कूल का आपका ये है सेकंड चैप्टर, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगा, बिल्कुल ही आसानी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। और जो और 2 वीडियो बन चुकी हैं इसकी, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर आप जा करके पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको समझते हैं। पीएच स्केल क्या होता है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। पीएच जैसे हमारे पास मीटर होता है भाई, ठीक है ना, कि हम उसको कपड़े को नाप लेते हैं, ठीक, किलोमीटर नाप लेते हैं, वैसे तरीका होता है किसी भी अम्ल या क्षार की प्रबलता को मापने के लिए पीएच स्केल बनाया गया है, ठीक है। तो पीएच स्केल में क्या कैसे होता है, उसकी उपयोगिता क्या, उसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है पीएच स्केल की, उसके बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है। पीएच स्केल में 0 से 14 तक अंक होता है भाई, ठीक है। उसको नापते, जैसे हमारे पास मीटर होता है तो 1 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक होता है, उसी तरीके से पीएच में 0 से लेकर के केवल 14 अंक होते हैं। इसी मान में सारे पीएच मान आपके समाहित होते हैं। तो किसी विलयन का पीएच मान उसकी अम्लीयता अथवा क्षारकीयता को व्यक्त करता है। कहने का मतलब भाई पीएच मान वही डिपेंड करेगा कि उसकी अम्लीयता है, उसमें अम्लीयता कितना है और क्षारकीयता कितनी है, ठीक है। तो ये पीएच मान का जो जिससे रहेगा पीएच मान, वो दोनों पे डिपेंड करेगा कि कम है कि ज़्यादा है, तो वो बताएगा। जैसे अभी आगे चल के हम बताएंगे आपको कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम रहेगा। 7 से कम जिस भी विलयन का मान 7 से कम है, इसका मतलब उसमें खट्टापन ज़्यादा है, वो अम्लीयता ज़्यादा व्यक्त करने वाला है, ठीक है। और बात करेंगे पीएच मान 7 से कम, यदि 7 से कम होता है अच्छा, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, वो क्षारकीय विलयन है। क्षारकीय विलयन का पीएच मान 7 से हमेशा कम होगा। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। मैंने इसको बताया भी है आपको कि उदासीन क्या होता है भाई, जब क्षारक और विलयन आपस में मिल जाते हैं तो उदासीनीकरण क्रिया हो जाती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम बता दे रहे हैं आपको कि उदासीन विलयन जब कभी मिलेगा आपको तो उसका पीएच मान कितना होगा, 0। कहने का मतलब वो दोनों अपने अपने ये मान क्या करेंगे, ये अपने आप को विलुप्त कर लेगा, ये अपने आप, मतलब दोनों जो होंगे ये मतलब अम्लीय विलयन और क्षारकीय विलयन दोनों अपने क्या करें, अपने प्रकृति को दोनों आपस में मिलेंगे जब, तो अपने प्रकृति को ये नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इसको उदासीन कहा जाता है, ठीक है भाई, उदासीनीकरण कहा जाता है इनको। तो उदासीन का जो भी होगा 7 होगा। बात कर लेते हैं इस टॉपिक की, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विलयन में हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ का सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना ही पीएच मान उसका कम होगा। कहने का मतलब जितने भी इसमें An+ आएंगे उतने ही इसके पीएच मान में कमी आएगी। इतना नोट करिए भाई। तो बच्चों हमने पीएच समझ लिया, पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रबल एवं दुर्बल अम्ल की। प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, ज़्यादातर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लोग पूछते भी हैं, गांव घर में ही ऐसे पूछ लेते हैं पढ़े लिखे लोग जो पढ़ते रहे हैं, कहीं भी बता दो अपना प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, वो छोटा सा है। तो विलयन में H3 हाइड्रोनियम आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा, ठीक है। कहने का मतलब किसी भी विलयन में जब H3O+ हाइड्रोनियम आयन जितना अधिक होगा उतना ही अम्ल क्या होता है, प्रबल होता है, ठीक है। लेकिन विलयन में जब हाइड्रोनियम आयनों की संख्या कम होगी, जितनी कम होगी उतना ही अम्ल क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं हम, जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, किसी भी चीज का पीएच मान 7 है, कितना है, 7, ठीक है ना। और इधर किसी भी पीएच का मान 8 है, या मान लो इसको 6 है, उदासीन नहीं है, ठीक। कहने का मतलब ये हमारा, ये देखो पीएच मान कम है, जब मैंने बताया कि जब किसी चीज का पीएच मान कम रहेगा तो भैया वो कौन सा हो जाएगा, प्रबल अम्ल, ठीक है ना। आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी अम्ल उतना ही अधिक। मैंने बताया था कि जब आयन प्लस हो तो पीएच मान कितना हो सकता है, मैंने आपको बता दिया है कि पीएच मान कितना होगा, पीएच मान कब कितना होता है, ठीक है ना। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, तो मैंने यहाँ पे 7 से कम कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका प्रबल, और ये क्या हो जाएगा आपका दुर्बल,
ठीक है ना। ये बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है ना। इसमें ये देखना है आपको कि पीएच मान जितना कम है उसकी वो क्या हो जाएगा, वो प्रबल रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, पीएच मान जितना अधिक रहेगा उतना ये दुर्बल होगा। ठीक, इतना समझिएगा, इतना बहुत ध्यान से। यहाँ पे बात कर रहा है कि H3O+ आयन मतलब कि हाइड्रोनियम आयनों की संख्या, ठीक है। जब ये इसका संख्या अधिक होगी, अम्ल क्या हो जाएगा, अम्ल का मान पीएच से कम होगा, सॉरी 7 से कम, तो ये आपका प्रबल अम्ल हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब आयनों की संख्या इससे कम होती है यानी कि पीएच मान उसका ज्यादा होता है तो कौन सा अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा प्रबल एवं दुर्बल अम्ल, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे प्रबल क्षार एवं दुर्बल क्षार के बारे में। इतना आप नोट कर लीजिए तो उसको भी पढ़ा दूं मैं, नोट करिए। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा देखना है आपको कि यहाँ पे pH 8 आ गया, क्या आ गया 8, लेकिन जबकि आप जानते हो कि अम्ल का जो pH मान होता है वो कितना होता है, 7 से कम होता है। तो यहाँ मार तो लिखेंगे नहीं भाई, सपोज दैट यहाँ मान लेते ये हमारे पास 2 है, यहाँ पे क्या मान लेंगे हम, यहाँ पे 5 मान लेते समझने के लिए। अगर हम यहाँ पे 7 से ज़्यादा कर देंगे तो वो अम्ल ना रह करके क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको 7 से कम का मान मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे वैसे जो मन में आया मैंने रख दिया, लेकिन वैसे गलत था वो। ठीक है ना, जो रूल है, रूल के हिसाब से पीएच का मान हमेशा कितना होता है, 7 से कम, तो इसलिए अम्ल का मान 7 से कम रखकर एग्जाम्पल समझ लेंगे। ठीक है ना, तो पीएच मान जितना अधिक होगा, कहने का मतलब पीएच मान जितना अधिक होगा वह दुर्बल अम्ल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि H3O+ आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी अम्ल उतना ही प्रबल। अगर ये अधिक हो रहा है तो इसका मतलब पीएच मान क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर ये आपका हाइड्रोनियम आयन बढ़ रहा है तो पीएच मान हमेशा कम आएगा, और हाइड्रोनियम आयन अगर कम है तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, हमेशा अधिक होगा। ठीक है, अगर पीएच इसका हाइड्रोनियम आयन अधिक है तो पीएच मान कम होगा, अधिक है तो अगर हाइड्रोनियम आयन अधिक है तो पीएच मान कम हो जाएगा, अगर हाइड्रोनियम कम है तो पीएच मान अधिक हो जाएगा। इसी ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो इसके बाद हम बात कर ले रहे हैं किसके, क्षार की। ठीक है ना, क्षार प्रबल और दुर्बल, क्षार दुर्बल के बारे में। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। तब चलिए बात कर लेते हैं प्रबल एवं दुर्बल क्षार की। तो प्रबल क्षार क्या होता है भाई, उसकी बात कर लेते हैं हम। विलयन में हाइड्रोनियम आयनों यानी ऋणायनों की संख्या जितनी अधिक होगी, किसकी, अभी तक क्या था हमारा, धनायनों की संख्या गिना जा रहा था। ठीक है, अम्ल में, लेकिन क्षार में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी क्षार उतना ही प्रबल होगा। क्षार तभी प्रबल होगा जब उसके आयनों की संख्या यानी कि कम होगी। ठीक है ना, उसके यानी कि पीएच मान उसका अधिक होगा, तभी वो प्रबल होगा, नहीं तो प्रबल नहीं होगा। विलयन में H3O ऋणायनों की संख्या जितनी कम होगी क्षार उतना ही दुर्बल होगा। कहने का मतलब पीएच मान इसका अगर कम है तो वो दुर्बल है, अगर इसका पीएच मान अधिक है तो वो क्या है, प्रबल है। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं, जैसे किसी भी चीज़ का एक उदाहरण ले लेते हैं हम। किसी भी चीज़ का, किसी भी विलयन का पीएच मान हमारे पास है 8, क्या है 8, और दूसरी तरफ हमारे पास है पीएच 12। दोनों की बात कर लेते हैं। ठीक, चूंकि 14 के अंदर ही रखा जा सकता है और इसको 7 के ऊपर का रखा जा सकता है, इसलिए बात कर लें पीएच 8 जो है हमारा, जिस चीज़ का पीएच 8 का मान ही क्या जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह दुर्बल क्षार हो जाएगा, सॉरी दुर्बल क्षार। लेकिन ये क्या है, ये इसका पीएच मान 12 है, यानी जब 12 हो रहा है तो इसका मतलब क्या, इसमें ऋणायनों की संख्या अधिक है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह प्रबल अम्ल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार, सॉरी क्या हो जाएगा, यह प्रबल क्षार। तो ये रहे आपके प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बता दूं मैं, क्या होता है आजकल का महत्व। चलिए बात कर लेते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पीएच मान का हमारे जीवन में महत्व क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पौधे एवं जंतु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। इससे साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि जब पौधे और जंतु होते हैं ये पीएच मान पर ही क्या इनका जीवन संभव होता है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या हम देख लेते हैं। इसमें क्या है मेन बात कि हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर जीव जंतुओं का यानी कि पौधों का और जीवों का
अब बाहरी की बात नहीं की जा रही है, जो हमारा शरीर है वो 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो कहने का मतलब ये बाहरी पीएच मान नहीं है, ये अंदर का है, हमारे आंतरिक वातावरण की बात की जा रही है, ठीक है ना। इसीलिए जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच मान में ही जीवित रह सकते हैं। कहने का मतलब जो ये पीएच मान निश्चित है, इसी के मध्य अगर शरीर का परास इतने पीएच मान पे रहेगा तभी हम जीवित रहेंगे, अदरवाइज हमारी डेथ हो जाएगी। इसीलिए जीवित प्राणी के लिए क्या कहा गया कि जो संकीर्ण पीएच मान होता है, जो निश्चित पीएन परास होता है, पीएच परास होता है, उसी पे जीवन संभव है, ठीक है ना। जैसे बात कर लें और एक बात इंपॉर्टेंट बात यह है, जो मनुष्य के रक्त का जो रक्त का होता है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ठीक है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको जानते रहिएगा। कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो कितना होता है 7.4 होता है, ठीक है। इतना नोट करिए, तो फिर दूसरा पॉइंट मैं समझा दूं आपको, ठीक है। चलिए बात करते हैं भाई कि दैनिक जीवन में पीएच का मान, पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात कर लेते हैं अम्लीय वर्षा। अब बात करें अम्लीय वर्षा होती क्या है भाई, अम्लीय वर्षा कब होती है, कैसे होती है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम। कि जब वर्षा के जल में, ध्यान समझिएगा, जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, वो बरसता है, पानी बरसता है, तभी क्या होता है, वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, ठीक है। कहोगे सर कि कब ऐसा होगा, जो हमारे पास जो बहुत सारी गैसें होती हैं हमारे वातावरण में, ये आसमान उड़ती रहती हैं, ठीक है, जो प्रदूषित गैसें होती हैं, तो उसमें अम्ल होता है थोड़ा बहुत। तो जब वर्षा होती है तो उन्हीं के साथ क्या होती है, ये उन्हीं के साथ मिक्स होकर के नीचे आती हैं, तो उसी को क्या कहेंगे हम, अम्लीय वर्षा कहेंगे। इसकी खास बात क्या होती है और इम्पोर्टेंट बात भी है, ये क्या इंपॉर्टेंट भी है भाई, ठीक है ना। कहने का मतलब वर्षा का मान, वर्षा जल का पीएच मान जब इससे कम रहेगा, 5.6 से कम होगा, तभी उसको हम अम्लीय वर्षा कहेंगे, अदरवाइज अम्लीय वर्षा नहीं कहेंगे। इसके नीचे होना चाहिए, उसका पीएच मान कितना, 5.6 से नीचे होना चाहिए, ठीक है ना। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रभावित होता है तो नदी के पीएच मान, इससे भी जानते हो कि जब भाई किसी भी चीज़ में जब पीएच मान बहुत इसमें मिलाएंगे हम किसी में, इससे कम रहेगा 5.6, तो जो नदी का जल होता है वो सामान्य पीएच पे होता है। तो जब ये मिलता है नदी के पानी में तो उसका क्या होता है, पीएच मान कम हो जाता है, ठीक है। जब उसका नदी के जल का पीएच मान जब कम हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जलीय जीवों जो होंगे उनकी स्थिति, उनके अंदर आंतरिक पीएच मान भी कम होगा, ठीक है। जब उनका पीएच मान कम होगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो नष्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और बात है कि अम्लीय वर्षा में हमको स्नान नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। क्यों नुकसानदायक होता है, बहुत सारी प्रदूषित गैसें होती हैं जो हमारे वातावरण में है, तो जब वर्षा होती है तो उन्हीं के साथ वर्षा होती है, और वो हमारे शरीर पर जब पड़ते हैं ना, इसे गाना चला आप लोगों ने सुना होगा कि भीग जाने दे पहली बरसात में, आपने सुना होगा कि नहीं, बहुत सब लोगों ने सुना होगा कि भीग जाने दे पहली बरसात में। अब उनको कौन बताया कि पहली बरसात में भीगने से क्या होगा, जब पहली बरसात भैया हो गई अम्लीय वर्षा। अगर अब जब अम्लीय वर्षा हो गई, अगर इसमें बरसात हो गई, अगर शरीर में जब पड़ जाएगा पानी अम्लीय वर्षा, तो शरीर में क्या होगा, फोड़ा फुंसी होगा कि नहीं होगा। जब होगा तो आप समझ लो कि पहली बरसात में भीगने से क्या फायदा होता है। तो उसको कौन समझाए, उसको पढ़ी लिखी तो है नहीं, कह रही है कि हमको भीग जाने दे पहली बरसात में, उसको पीएच मान कम, इसको नहीं पता कि अगर इसमें अम्ल ज़्यादा है तो हमारे शरीर पर जब पड़ेगा तो फोड़ा फिंसी हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों पहली वर्षा में स्नान नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इतना नोट करिए, तो फिर बता दें आपको नेक्स्ट टॉपिक। चलो बच्चों बात कर लेते हैं, अम्लीय वर्षा की बात हो गई, ठीक। बात कर लेते हैं हमारे पाचन तंत्र का पीएच। पाचन तंत्र हमारे जो शरीर के अंदर की क्रिया है, पाचन तंत्र, इसमें भोजन पचता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कभी कभी आप लोग सोचते हो कि सर जी हम खाना खा लेते हैं और हमको डकार आती है, खट्टी खट्टी मुंह से बाहर आता है, लगता है बहुत खट्टा खट्टा हमारा मुंह हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों होता है समझो, हमारा आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है। कौन सा हाइड्रोक्लोरिक, यही है जो आता है खट्टी डकार। उपज की स्थिति में जब खाना हम ज़्यादा खा लेते हैं और ठीक से पच नहीं पाता है, ठीक है, तो अपच हो जाता है, हमको क्या हो जाता है, अपच। उस स्थिति में क्या होता है, उदर में दर्द हो जाता है। कहते हो सर मेरा बताते ना कि पापा मेरा पेट फूल गया है, मेरे पेट में सूजन आ गई है, वो किसकी वजह से हुआ, अपच की स्थिति की वजह से हुआ, ठीक है ना। तो उधर का मतलब पेट होता है, बच्चों जानते रहना। इसमें दर्द और ऐसा लगेगा कि पेट में जलन का अनुभव होगा, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे पाचन तंत्र की क्रिया, इसमें अम्ल उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा कौन सा अम्ल, ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl जो होता है हमारे आमाशय के माध्यम से उत्पन्न होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हमारा आमाशय यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
दर्द की युक्ति के लिए हर चीज़ का एक एंटी होता है। क्या होता है? एंटीटोड। कहते हैं भैया ना एंटीवायरस, हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया तो उसमें एंटीवायरस डाल दो। जब हमारे पास आपात की स्थिति हो जाएगी हमारे शरीर में तो हम क्या यूज करेंगे? एंटासिड यूज करेंगे, जो है बहुत ही कम क्षारक का है, जिसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। क्षारक वाला चीज़ होता है और इसको एंटासिडिक बोलते हैं। ये ध्यान देना, एंटासिड क्या होता है? अपच की स्थिति में ये यूज होने वाली चीज़ है, ठीक है ना। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल क्षारकों का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल, ये बहुत ही दुर्बल क्षारक होते हैं। हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं हम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। तो ये भी क्या होता है, इस युक्ति के लिए हम ये चीज़ यूज करते हैं जब हमारे शरीर में क्या होता है? अपच की स्थिति आ जाती है, ठीक है ना। तो ये आप हमारे पाचन तंत्र के बारे में बात हमने कर ली, ठीक है ना। इसमें जो भी पॉइंट्स हैं मैंने बता दिया, समझा भी दिया। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे वाला टॉपिक बता दें हम आपको। चलो बच्चों, बात करते हैं पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कुछ काट लेता है तो उसमें जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है। बात करते हैं मधुमक्खी तो और एक होता है बर्रो, दोनों चीज़ की बात कर लेते हैं। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिससे कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। जब भाई हमको कुछ काटता है ना, जब हमको मधुमक्खी काट लेती है, उसको डंक मार देती है तो उसमें एक अम्ल छोड़ता है। वो क्या छोड़ता है? उसके साथ में एक अम्ल आ जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण वो तुरंत ही जलने लगता है, हमको दर्द बहुत तेज होता है। यही रीजन होता है कि हमारी पूरे शरीर कांप जाती है उसकी वजह से, ठीक है। तो डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल अम्ल का प्रयोग करेंगे, अगर दुर्बल क्षार का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? वह उसमें आराम मिल जाएगा आपको, ठीक है। बात कर लेते हैं, जैसे मारता है ना, तुरंत फटाक से क्या करते हो? कुछ ना कुछ में लगाने लगते हो, ठीक। तुरंत क्या यूज करो? आप बेकिंग सोडा यूज करो। क्या यूज करो? बेकिंग सोडा यूज करते ही क्या होगा? उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक। और चींटी की बात कर लें, चींटी जब आपको काटती है ना, चींटी तो पूरे शरीर में झुंझुनी टाइप का हो जाता है। जहाँ काटते ऐसा लगता है कि बहुत कस के काटते हैं, दर्द होता है, तुरंत बहुत दर्द होता है। तो चींटी का डंक जो होता है क्या छोड़ता है? वो मेथिनाइक अम्ल छोड़ता है, जिसकी वजह से हमको दर्द का एहसास होता है, अनुभव होता है, ठीक है ना। इतना नोट करो तो बताते हैं कि जो नमक होता है, नमक यानी कि लवड़ का पीएच मान और साधारण नमक दोनों चीज की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इतना नोट कर लो तो आगे बताएं। चलो बच्चे, बात कर लेते हैं कि नमक के बारे में, ठीक। तो लवण क्या होता है? लवण का पीएच मान, ठीक है, लवण का पीएच मान के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण का पीएच मान 7 होता है। लवण की जो प्रवृत्ति होती है, जो प्रकृति होती है, वो इसमें मैंने 3 पॉइंट में समझाया है कि प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण का पीएच मान 7 होता है। 7 से कम ज्यादा होगा तो उसकी कंडीशन अलग होगी। प्रबल अम्ल एवं ध्यान समझिएगा, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण का पीएच मान 7 से कम होता है। जबकि मैं इसको पहले भी बता चुका हूं एक बार, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तब क्या किस कैटेगरी में आ जाएगा? वह लवण कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें बात करते हैं पहले NaCl की, यानी कि सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक की बात कर लेते हैं हम। इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। NaCl आपको पता है इसका नाम क्या होता है? सॉरी, इसका सूत्र क्या होता है? NaCl, रासायनिक सूत्र। इसका उपयोग हम भोजन के साथ करते हैं। जो हम लोग नमक खाते हैं वही हमारा क्या है? साधारण नमक होता है, ठीक है। साधारण नमक का निर्माण कैसे होता है? समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले रहते हैं। तो समुद्री जल में जो समुद्र का पानी खारा होता है उसमें कई प्रकार के लवण होते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ हमको मतलब किससे है? सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड को क्या किया जाता है? समुद्री जल से अलग किया जाता है। इसके लिए बांध बनाकर समुद्र के जल से नमक का निर्माण कर। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नमक का निर्माण कहाँ से होता है? समुद्री जल से होता है। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना कि किस तरीके से समुद्री जल खारा होता तो है, उसमें कई प्रकार के लवण होते हैं, लेकिन हमको मतलब किससे है? सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड से, जो हमारे खाने के काम आता है, ठीक है ना। इतना नोट करिए। तो विरंजक चूर्ण के बारे में बताएं आपको। चलिए भाई, बात कर लेते हैं विरंजक चूर्ण क्या होता है। जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। तो इस तरीके से इसे देख रहे हो, 2NaCl, ये क्या जलीय विलयन को H2 के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या मिलता है हमको? NaOH जलीय, उसके पास क्लोरीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? क्लोरीन गैस और H2 हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इस क्लोरीन गैस का उपयोग किस लिए करते हैं? हम विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किया जाता है।
इस क्लोरीन गैस का जो क्लोरीन गैस हमको मिलता है उससे हम क्या बना लेते हैं, विरंजक चूर्ण बनाते हैं, ठीक है ना। शुष्क बुझा हुआ चूना जो होता है CaOH2, इसका रासायनिक CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कहते हैं जिससे हमारे पास ये आपका बुझा चूना आ गया, इसके साथ हम क्या किए, क्लोरीन के साथ इसको क्या करा दिए, अभिक्रिया कराए, तो हमको क्या मिल गया आपके साथ, ये आपको बुझा हुआ क्या मिल गया आपको, एक विरंजक चूर्ण मिल जाता है, ठीक है ना। इसका उपयोग हम समझ लेते हैं। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि कुओं में एक लाल दवा डाली जाती है, ठीक है ना। तो जो लाल दवा डाली जाती है वही होता है ये सोडियम, ये विरंजक चूर्ण ही होता है, ठीक है ना। उसमें विरंजक चूर्ण होता है जिससे वो जल को क्या करता है, जीवाणुओं से मुक्त कर देता है। और कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचार के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, और खास तौर पे इसका वस्त्र उद्योगों में और कागज की फैक्ट्रियों में किया जाता है, ठीक है ना। इतना नोट कर लीजिए, तो फिर मैं आपको बेकिंग सोडा और धावन सोडा के बारे में बात बता दूं, ठीक है। बस ये लास्ट टॉपिक होगा आपका, बेकिंग सोडा और धावन सोडा। चलिए बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा और धावन सोडा की। बेकिंग सोडा वही होता है जो हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, इसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसका रासायनिक सूत्र होता है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसका उपयोग आमतौर पर रसोई घर में जब खस्ता कचौड़ियाँ बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं, ऐसी चीज़ें बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बेकिंग सोडा। धावन सोडा की बात कर लें, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, और इसका नाम जो होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है भाई, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये आपका धावन सोडा का रासायनिक नाम हो जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, घरों में साफ सफाई के लिए सबसे अधिक धावन सोडा का यूज होता है, ठीक है भाई। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज की फैक्ट्रियों के में भी होता है। जल की अस्थायी कठोरता, जो जल कठोर होता है, कहते भाई जल कठोर है, इससे कपड़े साफ नहीं होते हैं, तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई, धावन सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहा। अगली वीडियो में हम पीएच के कुछ इंपॉर्टेंट मान जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनको निकालने के 7 तरीके बताएंगे, ठीक है ना। एकदम आसान तरीका से आपको बता देंगे इंपॉर्टेंट 7 से 8 पीएच मान निकालना, ठीक। इतना तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, लाइक भी और कमेंट्स भी, जो भी कमियाँ होंगी कमेंट्स भी करिएगा, जो प्रॉब्लम्स होंगी वो भी कमेंट्स करिएगा, उसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।